In last lecture, we see the spring introduction, in which we see the spring type, spring terminology. The learning outcome of today's lecture are: learners should be able to know about the basic about the curvature effect in helical spring, significance of Wahl's correction factors in spring, construction and application of lift spring. The various program outcomes achieved in today's lecture are PO1 to PO5, PO8, PO9, PO10. Similarly, program specific outcomes PSO1, PSO2 and PSO3. Now we see the design of helical spring. तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? हेलिकल स्प्रिंग दिख रहा है। तो अपने को यहाँ पे देखना है कि इसका डिजाइन कैसे करते हैं। डिजाइन करना है मतलब में डायमीटर, वेरियस टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वेरियस स्ट्रेस यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये दिख रहा है आपको D इज द मीन डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग कॉइल, मतलब ये जो डायमीटर रहेगा आपका कैपिटल D रहेगा। स्मॉल d क्या है? डायमीटर ऑफ द स्प्रिंग वायर, मतलब ये जो वायर है इसका जो डायमीटर रहेगा ये कितना रहेगा? स्मॉल d। n इज द नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल, मतलब ये जो कॉइल है 1 2 3, दिस इज अ n। Then G is the modulus of rigidity for spring material. W is the axial load acting on the spring. ये जो W act हो रहा है ये क्या हो रहा है? Axial load acting on the spring. Tau is the maximum shear stress induced in the wire. Why shear stress? Because when we are applying the load, the shear stress will be created in this area. Then C is the spring index. C मतलब क्या हो गया? Spring index अपन ने spring terminology में देखा है, that is a D divided by small d. P is the pitch of the spring, ये भी आपने स्प्रिंग टर्मिनोलॉजी में देखा है। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा ये कितना रहेगा? स्मॉल p। डेल्टा इज द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग, मतलब जब मैं इस पे लोड अप्लाई करूंगा तो स्प्रिंग कितने से डिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, दैट इज कॉल्ड एज द एक्चुअल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग। नाउ the applied axial load produces the twisting moment in the spring wire while the compression of the spring, hence torsional shear stress induced in the spring R. तो जब मैं इस पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? यहाँ पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। ओके, तो मुझे सबसे पहले टॉर्क निकालना है यहाँ पे। तो टॉर्क कैसे निकालूंगा मैं? लोड अप्लाइड इनटू दिस डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका? कैपिटल D डिवाइड बाय 2, दैट्स व्हाई T इज इक्वल टू W इंटू D डिवाइड बाय 2। ओके, तो आपने एक फॉर्मूला देखा था फर्स्ट मिनट में टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का। ओके, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यू इज इक्वल टू W इंटू D डिवाइड बाय 2। तो ये किसका फॉर्मूला था? अपना टॉर्क का फॉर्मूला था जो आपने फर्स्ट मिनट में देखा था। तो ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद मुझे टाउ 1 कितना मिला है? 8WD अपॉन पाई डी क्यू। ओके, नाउ नेक्स्ट, in addition to the torsional shear stress, direct shear stress are also induced in the spring due to the applied axial load W. तो जब मैं यहाँ पे लोड अप्लाई कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ये स्प्रिंग जो है यहाँ से शेयर हो रहा है। तो ये एरिया कितना रहेगा? इसका डायमीटर D है, दैट्स वाई एरिया कितना रहेगा? शेयर एरिया पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, दैट्स वाई टाउ 2 कितना रहेगा आपका? W अपॉन पाई बाय 4 डी स्क्वायर, दैट्स वाई टाउ 2 इज इक्वल टू 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर। So these two stresses are created in the spring when we are applying the load. पहला है आपका torsional shear stress, दूसरा है आपका direct shear stress. Now from the above two equation जो आपने पहले देखे हैं, तो resultant shear stress जो spring पे act हो रहा है considering the effect of curvature. Effect of curvature मतलब जो स्प्रिंग को क्या कर रहे हो? आप कर्व कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ कर्वेचर। तो जो टोटल शियर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है दैट इज टाउ 1 प्लस टाउ 2। तो टाउ 1 आया था आपका 8WD अपॉन पाई डी क्यूब और टाउ 2 आया था आपका 4W अपॉन पाई डी स्क्वायर। तो अभी ये इक्वेशन से मैं क्या कॉमन लूंगा? 8WD अपॉन पाई डी क्यूब मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या मिला? 1 प्लस D अपॉन 2D, that is equal to 8WD upon pi d cube into 1 plus 1 upon 2c. तो ये C क्या है? C is a D divided by small d, that's why it is a C, that is a spring index. Now 8WD upon pi d cube is a shear stress factor. ये क्या होता है? 8WD upon pi d cube is the shear stress factor, that's why
1 plus 1 upon 2c is a shear stress factor, that is a Ks into 8wd upon pi d cube. तो Ks क्या इंडिकेट कर रहा है? दिस टर्म 1 plus 1 upon 2c, ये वैल्यू आपको एक प्रॉब्लम में दी रहेंगी, और W जो ये प्रॉब्लम में दिया रहेगा, मीन कॉइल डायमीटर ये आपको वैल्यू दी रहेंगी। तो आपको इससे क्या निकालना पड़ेगा? एक तो कोई भी आप यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर पाओगे, आपको बाकी की वैल्यू अगर पता रहेंगी। Then next, when the stress due to curvature of wire is to be considered, तो अभी क्या करना है, जो वायर आपका कर्व हो रहा है स्प्रिंग में, वो कर्वेचर इफेक्ट मुझे अगर कंसिडर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? टाउ इज इक्वल टू के इंटू 8wd अपॉन पाई डी क्यूब। तो ये के क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? वॉल स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर। ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे वॉल करेक्शन फैक्टर क्या होता है और कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है। लेकिन ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, टाउ इज इक्वल टू 8wd अपॉन पाई डी क्यूब, इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, now we see the curvature effect in a helical spring। तो कर्वेचर इफेक्ट क्या होता है? जब मैं स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर रहा हूं, ओके, देन व्हाट हैपेंस, ये स्प्रिंग क्या हो रहा है, स्प्रिंग का जो कॉइल है ये ट्विस्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो इनर सरफेस ऑफ द कॉइल है, ये जो दिख रहा है इनर सरफेस, इसका जो लेंथ रहेगा एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस ऑफ द स्प्रिंग क्या है? ज्यादा है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, इनर सरफेस भी क्या हो रहा है यहाँ पे? डिफ्लेक्ट हो रहा है, और आउटर सरफेस भी क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब दोनों का डिफ्लेक्शन तो सेम है, लेकिन इनर सरफेस का जो लेंथ है एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस लेंथ ऑफ द कॉइल इज शॉर्टर। ओके, दैट्स व्हाई द शियर स्ट्रेंथ कहाँ पे ज्यादा होगा? इन द इनर सरफेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटर सरफेस। व्हाई? बिकॉज इसका लेंथ क्या है? कम है, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो ओरिजिनल लेंथ इसका क्या है? कम है, मतलब यहाँ पे शियर स्ट्रेन क्या होगा? ज्यादा होगा इनर सरफेस में, और आउटर सरफेस में क्या है? लेंथ क्या है? ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रेन क्या होगा? कम होगा। दैट्स व्हाई द शियर स्ट्रेन ऑफ द इनर सेगमेंट इज मोर देन द शियर स्ट्रेन ऑफ द आउटर सेगमेंट। यही मैंने यहाँ पे लिखा है, for the spring where the wire diameter is comparable with the coil diameter, the inside length of the spring segment is relatively shorter than the outside length। मतलब ये जो inside length है outer length से क्या है? कम है। Hence the shearing strain is a more in the inner segment than the outer segment। मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ जो इनर सेगमेंट में क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू द आउटर सेगमेंट। दिस अनइक्वल शियरिंग स्ट्रेन इज कॉल्ड एज अ कर्वेचर इफेक्ट। तो इसी को ही क्या बोलते हैं? कर्वेचर इफेक्ट। कर्वेचर इफेक्ट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग इन स्प्रिंग इंडेक्स। मतलब मैं जितना कॉइल डायमीटर ज्यादा रखूंगा, बिकॉज स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ओके, तो जितना कॉइल डायमीटर में ज्यादा रखूंगा उतना क्या होगा? कर्वेचर इफेक्ट डिक्रीज होगा। The combined effect of the direct shear and the curvature correction is accounted by the Wahl's correction factor and is given by Kw is equal to 4c minus 1 upon 4c minus 4 plus 0.615 into c. Okay, so tau is the maximum shear stress that is considering by curvature effect। ये कितना रहेगा? K। तो K क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे? KW। आप K से भी इंडिकेट कर सकते हैं या फिर KW से भी इंडिकेट कर सकते हैं। दैट इज अ वॉल शियर स्ट्रेस करेक्शन फैक्टर इनटू 8wd अपॉन पाई डी क्यूब। और आपको K की वैल्यू कौन से फॉर्मूले से मिलेंगी? ये फॉर्मूले से। K और KW बोथ आर द सेम थिंग। तो दिस इज कॉल्ड एज द कर्वेचर इफेक्ट। जहां पे आपने देखा है कि कर्वेचर इफेक्ट कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हो। ओके, और उसको नलीफाई करने के लिए मैंने ये वॉल्स करेक्शन फैक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है।
Now we see the construction and application of leaf spring. तो आपको ये डायग्राम में क्या दिख रहा है? There is a leaf spring. तो लीफ स्प्रिंग कहाँ पे यूज होता है? इन मोस्टली तो ऑटोमोबाइल जितने व्हीकल देखे होंगे वहां पे आपका लीफ स्प्रिंग यूज होता है। तो यहाँ पे क्या रहता है लीफ स्प्रिंग में? देयर इज अ वन मास्टर लीफ। ये क्या है? एक मास्टर लीफ है। ओके, इसकी कोई क्या बोलते हैं? इसको मैंने वाउंड किया है मास्टर लीफ को, तो इसको क्या बोलते हैं? आई। मास्टर लीफ के ऊपर में क्या बाउंड रहता है आपका? और एक लीफ रहती है, दैट इज अनदर लीफ, सिक्स, थर्ड, फोर्थ। ओके, और इसको जो फिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द सेंटर क्लैंप, और ये लीव्स को क्या बोलते हैं? ग्रेजुएटेड लीव्स। देन इस जो सेंटर क्लैंप जो है, सेंट्रल क्लैंप को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे और एक रीबाउंड क्लिप रहता है, जो यहाँ पे मैंने माउंट किया है। इसको क्या बोलते हैं? रीबाउंड क्लिप। So that is all about the construction of the leaf spring, and various application of leaf spring are, it is used for mainly automobile suspension, जैसे आपने कार में देखा होगा, ट्रक में देखा होगा, बस में देखा होगा, डंपर में देखा होगा, ड्रिलिंग मशीन में देखा होगा। The leaf spring are used for suspension purpose or for absorbing the shocks and vibration from the road. Similarly for railroad स्प्रिंग, रेल में भी कौन सा स्प्रिंग होता है आपका? लीफ स्प्रिंग यूज होता है इन द और एब्सॉर्बिंग द हेवी लोड। द यूनिक आउटकम अचीव्ड इन टुडेज लेक्चर आर चूज स्प्रिंग फॉर वेरियस एप्लीकेशन। समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। टुडे वी सी द वेरियस स्ट्रेसेस इन स्प्रिंग, curvature effect in helical spring, significance of Wahl's correction factor, construction and application of leaf spring. The various program outcome achieved in today's lecture, PO1 to PO5. Here we are getting the basic knowledge. Here various students can work in a team. Similarly, we are achieving the PSO1, PSO2 and PSO3. The important question asked in MSBT exam are: state the curvature effect in spring, state significance of Wahl's correction factor, explain construction and application of leaf. In next lecture, we see design of helical compression spring. Thanks. For any query, contact to me.